हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ शोएब, वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। गाइस, आप सबको पता ही है हमने क्वेरीज क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ क्वेरीज क्लासेस अब हमारी इनफ ही हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज ले ली हैं। बट फिर भी उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा कॉमनली आप सबने ये पूछा कि स्पीड में वेरिएशन क्यों आ रही है, वो स्पीड हमारी कांस्टेंट क्यों रह रही है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी सारे का सारा इन्फॉर्मेशन। तो गाइज़, ये जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है ये मेरा कोई सेल्फ पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद कि डाटा मैंने सारा कलेक्ट किया है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखें और आप इसको अच्छे से यूटिलाइज भी करें। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आप पूछ रहे हो स्पीड में वेरिएशन क्यों आ रहा है। गाइज, आपकी स्पीड वेरी क्यों कर रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है गाइज, सब आपने वेरिएशन किसको कहना है पहले ये देखना है, ठीक है। स्पीड वेरी कर रही है, नो डाउट, ठीक है, पर वेरिएशन कहना किसको है, कौन सी वेरिएशन को कंसीडर करना है और कौन से वेरिएशन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है गाइज। जैसे मैंने कहा है यहाँ पे, अगर आपकी स्पीड 53 से 54 आ रही है या 54 से 57 आ रही है, ये जो क्लोज गैप है ना, इसको वेरिएशन में आप मत कंसीडर करें। नो डाउट वेरी कर रही है, बट आप इसको वेरिएशन में कंसीडर मत करें, ठीक है। आप वेरिएशन किसको बोलें, आप सबसे पहले अपनी स्पीड को रेंज में देखें। अगर आप किसी को कहते हैं ना कि मेरी स्पीड कितनी है, मत बोलें कि 53 है मेरी स्पीड, आप उसको रेंज बोलें। क्यों? क्योंकि इस रेंज में आपकी स्पीड वेरी करती रहती है, इस रेंज के अंदर है आपकी स्पीड। जैसे 53 5 से 60 है मेरी स्पीड, कभी 56 आएगी, कभी 57 आएगी, कभी 58 आएगी। तो ये वैरी इस रेंज में अंदर ही करती रहेगी। इट मीन्स आपकी स्पीड इतनी है, इस रेंज में है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लोज गैप होता है ना, ये सब टाइपिस्ट को आता है। ये ऐसी बात नहीं है कि आपको ही आ रहा है, ये हर एक टाइपिस्ट को आता है, चाहे वो किसी भी चाहे वो बहुत एडवांस लेवल का टाइपिस्ट क्यों ना हो। तो ये वाला गैप तो आपको मिलेगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसीडर करें, तो इस चीज़ को आप कंसीडर मत करें, क्लोज गैप में स्पीड को कंसीडर मत करें। वो वेरिएशन तो आएगा, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल ज़रूरी नहीं है कि हर टाइप टेस्ट में हमारा सेम हो, ठीक है। तो जिस स्पीड को कंसीडर करना है वो हमने ऐसे करना है कि 55 से 60 के बीच हमारी स्पीड है, तो अब आ चुकी है वो कितने पे, 50 से 55 आ गई है। तो आप देख रहे हो कि अब रेंज से ही बाहर आ गई, ठीक है। पहले आपकी स्पीड आ रही होगी 56 57 आ रही होगी, अब आपकी स्पीड कितनी आ रही है, 52 53 ऐसे आ रही है। तो आप इस रेंज से ही कम आ गए हो, तो इसको वेरिएशन कहेंगे, इसको हम डिक्लाइन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लाइन हम जज नहीं कर सकते, तो आप इसको डिक्लाइन कहेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारी स्पीड कम हुई है। अगर एक्सीड कर रही है, अगर वेरिएशन में एक्सीड हो रही है स्पीड, तो पॉजिटिव साइन है, आप अच्छे जा रहे हैं, कीप गोइंग। तो अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो उसके रीजन से, उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला जो रीज़न होता है ना, वो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पैराग्राफ होता है, ठीक है। जितना हो सके मैं कमेंट सेक्शन में सबको बता रहा हूँ, बट वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकता, इसलिए कि आज की वीडियो बहुत मुझे लगा कि मैं आपको इस पूरे डाटा पे एक वीडियो दूँ। तो गाइज, सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना जो पैराग्राफ का, वो सेम नहीं होता है। जैसे एक क्वेरी थी मुझे कि मैंने टाइपिंग मास्टर पे एक टेस्ट दिया और मैंने कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके टेस्ट दिया। तो जो मैंने ऑनलाइन दिया और उसमें जब मैंने टाइपिंग मास्टर प्रो ऐसे टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में दिया, तो मेरी स्पीड कम आई इन कंपैरिजन विद जब मैंने ऑनलाइन टाइपिंग दिया, ठीक है। तो पता है गाइस, कंपैरिजन आप कर रहे हो किस किस का, आप कर रहे हो मास्टर प्रो का सॉफ्टवेयर का और ऑनलाइन टाइपिंग से कर रहे हो। गाइस, आप जब उसकी डेप्थ में जाओगे ना पैराग्राफ की, आपको एक चीज़ मिलेगी कि वहाँ पे क्या होगा कि इनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम नहीं होगा। इनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल हियर, डिफ़िकल्टी लेवल मीन्स कि आपको कोटेशन मार्क्स दिखेंगे, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क होंगे, आपको वहाँ पे सिंबल्स दिखेंगे, आपको नंबर्स दिख सकते हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं, हाइफन हो गया, स्लैश हो गया, इंटेरोगेशन, एक्सक्लामेटरी मार्क, ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपको मास्टर प्रो में ज़्यादा दिखेंगे। आप पैराग्राफ की डेप्थ में तो जाओ, आप अगर लास्ट पे आके काउंट करोगे ना, तो आपको मास्टर प्रो के दिखेंगे कितने, इस सारे सिंबल डाल डोल के कितने दिखेंगे। ये आपको मास्टर प्रो में अगर मैं आपको बताता हूँ कि 30 दिखते हैं, तो ऑनलाइन टाइपिंग में अगर आप देखोगे ना, आपको ये बहुत कम दिखेंगे। बट हाँ, पोर्टल टू पोर्टल डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। बट मैं इतना कह सकता हूँ, मास्टर प्रो में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है, आपको प्रो में कम दिखेगा।
तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है, ना कि अलग अलग चीज़ों में कंपेयर किया जाता है। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी को बोलूँगा यार तुझे ये माउंटेन को ऊपर चढ़ना है, तो जिस स्पीड से वो ऊपर जाएगा, ना कि वो उसकी जाने की स्पीड जो होगी वो बहुत कम होगी इन कंपैरिजन विद जब वो वापस आएगा उस पहाड़ से, तो वो तेज़ आ जाएगा। यही बात होती है। अब हम इन दोनों की स्पीड को कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक में वो चढ़ रहा था, एक में वो उतर रहा था। तो जिसमें उतर रहा था उसमें सबको पता है ऑब्वियसली कि वो तेज़ ही आया होगा। सेम, अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता है कि इसमें इतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, तो आपकी स्पीड अच्छी ही आनी है। तो कंपैरिजन अगर आप करते ही हो तो मास्टर प्रो के ही टेस्ट के पैराग्राफ्स का कंपैरिजन करो, ना कि उसको ऑनलाइन टाइपिंग से करो। ठीक है? तो ये मैंने पहला रीज़न बताया। सेकंड, कि आप टाइपिंग स्किल को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। टाइपिंग स्किल्स क्या? टाइपिंग स्किल्स कि आप अपनी 10 फिंगर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। आप अगर टाइपिंग स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे ना, तो आपकी स्पीड हमेशा एक्सीड करेगी, क्योंकि आप 10 फिंगर्स का यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप टाइपिंग स्किल्स का यूज़ नहीं ना कर रहे हो, तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपकी स्पीड कम ही आएगी। ठीक है? किसी में कोटेशन मार्क्स दिखेंगे, किसी में, मतलब वही बात आ गई, जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा तो टाइपिंग स्किल्स नहीं होंगे, तो हमारी स्पीड जो है वो कम आ जाएगी। ठीक है? टाइपिंग स्किल्स आप यूटिलाइज करें, स्किल्स आप अपने 10 फिंगर्स के साथ ही प्रैक्टिस करें। और क्या रीज़न होता है हमारी स्पीड जो कम होती है? और रीज़न होता है कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। गाइस, हमें डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैंने देखा कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करने शुरू हो जाते हैं, हम प्रॉपर कोर्स को नहीं करते। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक प्रॉपर कोर्स को कंप्लीट करना है, चाहे वो आप टाइपिंग मास्टर प्रो या टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में आपको कोर्स दिखेगा, उस सॉफ्टवेयर में जाके आप प्रैक्टिस करें। तो मैंने तो आपके लिए वो प्रोवाइड किया पूरा गाइडेंस के साथ। आप मेरे लेक्चर सेकंड से देखें, अब यहाँ पे आएँ, वहाँ पे आएँ, जहाँ पे मर्जी जाएं, आप एक प्रॉपर कोर्स के साथ आएँ। मैंने क्या किया, अपने कोर्स में आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दी हुई है कि कहाँ पे आपको कैसे क्या करना है। मैंने मिस्टेक्स पे भी बात की है। ठीक है? कोर्स में क्या होता है, हम टिप्स को स्किप कर देते हैं। जैसे मास्टर प्रो पे अगर आप कोर्स के लिए जा रहे हो, आप टिप्स को स्किप कर दोगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने साथ साथ आपको टाइमली बताया कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है? तो वो आपके लिए तो अगर हेल्पफुल रहेगा, आप प्लीज़ उसको भी जाके देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें। तो टाइपिंग स्किल्स को यूटिलाइज करना है हमने, तो हमारी स्पीड कभी कम नहीं होगी। ठीक है? ये रीजंस होते हैं आपको ये नहीं करने। तो डायरेक्ट प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पहले एक प्रॉपर कोर्स से होके आना है, तो फिर आके आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके? फिर अब आपकी स्पीड कांस्टेंट क्यों रह रही है, ये सेकंड क्वेरी है। तो स्पीड जो आपकी कांस्टेंट रह रही है, जैसे अगर आपकी इस रेंज में है 60 से ही अगर बोलेंगे, इस रेंज से बढ़ नहीं रही है आपकी स्पीड, उसके रीजंस क्या होते हैं गाइज? बेसिकली क्या होता है, इसका एक ही रीज़न बनता है, क्या? कि हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है? मैंने ये आपको लेक्चर सेकंड में भी कहा था, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हम क्या होता है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे प्रोसीजर्स। ठीक है? हम प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, हम स्टेप वाइज नहीं आ रहे होते, हम डायरेक्ट चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं। जब हम स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज आएंगे ना गाइस, हमारी स्पीड एक्सीड नहीं करेगी। मैंने आपको अपने लेक्चर सेकंड में ये चीज़ कही है कि हमारी स्पीड एक्सीड नहीं करेगी अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम स्टेप्स के साथ नहीं आ रहे हैं, तो हमारी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रह जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। तो मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। इन शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। गाइस, सबसे पहला प्रोसीजर हमारी सीटिंग पोजीशन भी डिसाइड करती है कि हमारी सीटिंग पोजीशन क्या है। अब हम क्या करते हैं, सीटिंग पोजीशन को लाइटली लेते हैं, कैसे भी करके बैठ जाएंगे, हम सोचेंगे यार हमारी स्पीड बढ़ेगी, सिर्फ फिंगर्स का काम है। गाइस, फिंगर्स का काम नहीं होता, ये बहुत सारी और भी चीज़ों का काम होता है। आप प्लीज़ लेक्चर सेकंड की जो मेरी स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं आप वही देख लें। अगर आप होमवर्क को प्रैक्टिस कर ली है आपने, पर इंस्ट्रक्शंस तो ज़रूर देखें। मुझे सबसे ज़्यादा उसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज जब मैं उसको देखता हूँ मुझे लगता है यार ये कितनी हेल्पफुल रहती होगी उनके लिए जो स्टार्टिंग से कर रही हैं, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज, अब प्लीज़ लेक्चर सेकंड की वो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस वीडियो देख लें। यहाँ पे मैं आपको एक तरह के सिर्फ हेड्स बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ बताया था, तो डिटेल में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सीटिंग पोजीशन को हम लाइटली लेते हैं, हम सोचते हैं यार हम कैसे भी बैठे, स्पाइन मैटर नहीं करती। भाई, स्पाइन मैटर करती है। आप स्पाइन जैसे रखोगे आपकी शोल्डर की पोजीशन वैसी आएगी। ठीक है? तो आप शोल्डर अगर ऊपर के लिए स्पाइन सीधी लोगे, आपकी शोल्डर भी ऊपर हो जाएंगे। जब शोल्डर ऊपर होंगे, रिस्ट आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। तो गाइस, ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। आप प्लीज़ लाइटली ना लें,
किसी स्पाइन को लाइटली ले लिया, मैं कहता हूँ आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये आपको चीज़ें करके पता चलेंगी। अगर आपको एक्सीड करनी है, अगर उतने पे ही रहना है तो आप करें, मैटर नहीं करता। अगर एक्सीड करनी है ना स्पीड को, तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो आप अपनी स्पाइन को भी बेंड ना करें, ठीक है। शोल्डर्स के साथ लिंक है, शोल्डर का आपकी बाजू के साथ लिंक है, आपका हाथ के साथ लिंक है, फिर फिंगर्स तक की बात आ रही है, ठीक है। स्पाइन को बेंड नहीं करना है, डिटेल में आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो आपकी जो रिस्ट होगी गाइस, रिस्ट भी डिसाइड करेगी। मैंने कहा है, मैंने इस लेक्चर में कहा है, जिन्होंने देखी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी आप देख लें। रिस्ट को हमेशा सपोर्ट हमने नहीं लेनी है, हमने क्या करना है, रिस्ट को ऊपर ही रखना है। ऐसे अगर हाथ हैं हमारे, हमने ऐसे नहीं लेनी है, हमने ऐसी पोजीशन लेनी है, फ्लेक्सिबल रखना है ताकि हमारे हाथ आगे पीछे मूव हो सके। तो ना कि हम सपोर्ट लेके उसको लिमिट कर दें, फिर कीज़ को ऐसे प्रेस करें। ऐसे प्रेस करने में क्या होता है ना, ये जो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी कीज़ प्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें उसी उसी की को अकेला प्रेस नहीं कर सकते सपोर्ट लेने से। अगर हम सपोर्ट नहीं लेंगे ना, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको रिस्ट पोजीशन भी मैटर करनी है। और नेल्स के लिए कोई नहीं सोचते हो यार, नेल्स के लिए क्यों नहीं सोचते हो? नेल्स के लिए भी सोचो। आप नेल्स को कट करो। देखो मैंने भी नेल्स को काटा हुआ है। नेल्स को कट इसलिए करो क्योंकि जब नेल बड़ा हो जाता है ना, तो ये की के साथ हमें प्रॉब्लम करता है। जैसे कहीं पे आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है, उसके बाद काफ़ी चीज़ों को देख के ये डाटा बनता है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद के डाटा बनता है। तो आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है, बट इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद मैं इन चीज़ों को बनाता हूँ, ठीक है। तो नेल्स का मैंने बोला आपको कि जो आपकी फिंगर होती है ना, वो स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि स्किन जब स्ट्राइक करेगी ना तो स्लिप नहीं होगा की से। अगर नेल स्ट्राइक करेगा ना तो आपको खुद पता चलेगा कि स्किप हो जाएगा। तो ये चीज़ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम करती है, ठीक है। ये कोई बोलेगा नहीं आपको, वही बोलेगा जिसने ये चीज़ें की होंगी, या कोई आपको दिखेगा पेड वेड कोर्सेज में ये चीज़ें अच्छे से बताते हैं। तो मैं तो ऐसा आपको कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल ही आपको यहीं पे सब कुछ ही बता रहा हूँ, मैं बेस्ट देना चाह रहा हूँ अपना आपको, ठीक है। तो नेल्स का मैंने बताया आपको। तो आप अपने नेल्स को छोटे रखें ताकि आपकी स्किन स्ट्राइक करे, ओके। तो इसमें आप लेक्चर सेकंड देख लें। और हाँ, एक रिमाइंडर आप सबको ये दे रहा हूँ कि जो जिनका कोर्स अब जाके कंप्लीट हो रहा है, जो हमारे चैनल पे कोर्स अब जाके कंप्लीट कर रहे हैं, उनको पैराग्राफ चाहिए था। गाइस मैंने पैराग्राफ आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आप मुझे कह रहे हैं अभी भी, तो मैंने पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पैराग्राफ का। आप वो देख लें, क्योंकि कोर्स के बाद वो पैराग्राफ उस कोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको वो पैराग्राफ ऐड करना होगा किस में, अपने टाइपिंग मास्टर प्रो सॉफ्टवेयर में, आप एक काम करें, आपको मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम से आके वहाँ पे पैराग्राफ को पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको अपने टाइपिंग मास्टर प्रो में डाल दें। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। ओके गाइज, आपको दिखा आज का ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये कोई और ये जो डाटा मैंने कहा आपको, ये बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें। अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताएं, मैं फिर एक वीडियो ले लूँगा। तो आप प्रैक्टिस करें, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरा मेन मोटो यही है। तो ओके गाइज, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, ये ज़रूर करें यार, लाइक करें और इसको ये भी सब्सक्राइब भी करें। क्यों? ये मेरे लिए मोटिवेशन है। आप आए, आपने ये देखा, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बता रहे हो, बट वो व्यूअर्स जो कमेंट नहीं कर सक रहे हैं, या जो जिनको स्केड्यूल बिजी है, तो गाइज ये तो कर दें, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं कर रहा है तो मैं और अच्छा, और परफॉर्म, और अच्छा आने की कोशिश करूँगा, और अच्छे से मेहनत करूँगा। तो आप ये करें, नहीं करते तो कोई बात नहीं, बट करें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय। मिलते हैं किसी नई वीडियो पे गाइज, बाय।